नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि वित्तीय मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट एक कला है और अगर लाइफ मैनेजमेंट आ जाए तो क्या बात है। हाँ ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट की हम बात ज़रूर करेंगे, पर लाइफ मैनेज तब होती है जब हमारे जीवन में वित्तीय मैनेजमेंट सही से हो। क्योंकि आज की ज़िंदगी में जब फंड्स प्रॉब्लम हो, वित्तीय प्रॉब्लम हो, तो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं पैसे के आसपास ज़िंदगी गुजर रही है। तो ऐसे में वित्तीय सलाह लेना कहाँ तक उचित है, वित्तीय सलाह लेने के लिए कहाँ जाए, किससे संपर्क करें, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम संभालें, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी खास जानकारी कि जिसमें आपको हेल्प मिले वित्तीय मैनेजमेंट के लिए, सारे फंड्स को कहाँ लगाना है, कैसे मैनेज करना है, इसकी जानकारी के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक्सपर्ट प्रदीप रावत जी को, जो कि फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैडम, नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप जी, जैसे कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हम सबसे पहले आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वित्तीय मैनेजमेंट कैसा हो, पर इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी शुरू होती है, लाइफ की जर्नी, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से मध्य प्रदेश के आप आते हैं। मैडम देखिए, मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले से आता हूँ, पर भोपाल में ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई है। और जो वित्तीय प्रबंधन वाली बात आपने पूछी, तो मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद एक शुरुआती तौर पर जॉब भी किया और व्यवसाय भी प्रारंभ किया, क्योंकि मैं एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था। पर मेरे पास उस समय उतना अर्थव्यवस्थाएं का प्रावधान पूरा नहीं था, तो हमने छोटे से शुरुआत की। पर हमने अपनी शुरुआत जनसंपर्क अधिकारी के रूप में किसी समाचार पत्र में भी काम किया। मतलब आप जनसंपर्क अधिकारी भी रहे, समाचार पत्र भी आपने शुरू किया। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ ली? मैंने शिक्षा दीक्षा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मार्केट टीटी नगर में से मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में मैंने छात्र संघ के रूप में वहाँ चुनाव भी लड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा भी सिविल इंजीनियरिंग में किया। और तत्पश्चात मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय चालू किया, जो कि प्रकाशन का था, प्रिंटिंग का था। और साथ ही साथ मध्य एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी मैंने शुरुआत की। उसके पश्चात मैंने भोपाल में ट्रेडिंग का काम, जिसमें एडिबल ऑयल, लिक्विड मिल्क और वगैरह वगैरह खाने पीने की चीज़ों को वितरक के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पूरे भोपाल में वितरण का काम भी किया। पर इन सारे समय के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपना वित्तीय प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, वो मुझे समझ में आया। और मैंने फिर अपना खुद का वित्तीय प्रबंधन चालू किया। साथ ही साथ मैंने एक योग एक्सपर्ट बनने के लिए हर तरह से, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, उसके मैंने एजेंसी लिया, एग्ज़ाम दिया। म्यूचुअल फंड, उसका एग्ज़ाम दिया। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कई वित्तीय जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जीवन में हमारे उपयोग के लिए, उनका मैंने अध्ययन किया। और आज मेरी खुद की कंपनी है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंतर्गत मैंने लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैडम ये होता है, आपकी आय, आपके खर्चे, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी, इन चारों पांचों चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को पूछकर हम उनके इस संतुलित पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसे संतुलित पोर्टफोलियो बनाने का मतलब आपने मतलब जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते थे उनका एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें उनकी आय, उनकी जिम्मेदारी, उनका आपने बताया जवाबदारी, उसके बाद आपने उनके खर्चे ये भी आपने इंक्लूड करे, उसके बाद उनका एक पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो आपकी कंपनी क्या पोर्टफोलियो बनाने का काम करती है? हमारी कंपनी उद्देश्यपूर्ण पोर्टफोलियो बनाने का काम करती है। जीवन में हर व्यक्ति के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। किसी को, व्यक्ति को उम्र 65 साल में अपने आप को रिटायर्ड
समझता है, सेवानिवृत्त समझता है। कोई व्यक्ति 60 साल में अपने आप को सेवानिवृत्त समझता है। किसी व्यक्ति की ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो कहता है मैं 50 साल में ही अपना सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। तो अलग अलग समय से जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर पड़ता है, अलग अलग गोल्स लोगों के होते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा गोल होता है, किसी का गोल विश्व भ्रमण का होता है, किसी का गोल, तो वो जिसके भी जो उद्देश्य होते हैं, जो गोल होते हैं, उन उद्देश्यों को हम कैसे वित्तीय सहायता के माध्यम से, आर्थिक क्षति उनके परिवार को ना हो उसके माध्यम से वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। जैसे कि लाइफ कवर है, हेल्थ कवर है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, अचानक आने वाले खर्चों का प्रावधान है, हमारे बैंक में एफडी है, बचत खाता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमारे एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनके सिद्धांतों के अनुसार। और भी कई निवेशक हैं जो हमारे सफल हुए हैं अपने जीवन में, उनके नीति और सिद्धांतों के अनुसार लोगों को हम बताकर उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रदीप रावत जी की जो कंपनी है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो भी उन लोगों का जिसमें लाइफ कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, बचत खाता और ऐसे कई मैनेजमेंट के गुर सामने वाले को सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने कम पैसे में भी एक अच्छा मैनेजमेंट कर सके। क्योंकि आज की ज़िंदगी में दर्शकों, हम ये भी, आप भी जानते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल पैसों का होता है। यदि पैसों का मैनेजमेंट आदमी ने सीख लिया, किसी ने भी सीख लिया, घर की जो महिलाएं हैं, घर के बच्चे हैं, घर के जितने भी पुरुष हैं, या हम बात करें ऑफिस की, पैसे का मैनेजमेंट जिस संस्था ने, जिस परिवार ने सीख लिया, उनकी लाइफ भी सिस्टमैटिक हो जाती है। ऐसे में हमें इस मैनेजमेंट को सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ रुख करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रदीप रावत जी, आपकी संस्था बहुत काम की है। आपकी संस्था पर जाकर एक पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो की जानकारी मिल सकती है, जिसमें कि आप अपने फंड्स को कहाँ रखें, कैसे आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करें, किन अनावश्यक खर्चों में आपको जो पैसा चला जाता है उसको कैसे मैनेज करें, ये सीखने की बात हम आज कर रहे हैं। और प्रदीप रावत जी, आपसे हम ये भी जानेंगे कि जो आपने बताया कि आप निवाड़ी से आते हैं, आपने यहाँ के भोपाल के स्कूल से ही शिक्षा दीक्षा ली, MVM कॉलेज से पढ़ाई करी, उसके बाद आपने एक छोटी सी जॉब भी करी। जॉब करने के बाद आप फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ आपने रुख करा और आज आपकी कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुर सिखाती है, लोगों को उनके पैसों को सही दिशा में लगाने के लिए आपकी कंपनी लोगों को बताती है। तो आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो बाज़ार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कई लोग आजकल उपलब्ध हैं, कई लोग भ्रमित करते हैं कि यहाँ चले जाइए, इन्वेस्टमेंट, कई फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, आप जानते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए मैडम, ऐसा है, पहले तो हम उस सिद्धांत की बात कर लें कि आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना किस ढंग से बचाते हैं ये बहुत जीवन में महत्वपूर्ण पहलू है। अब इस पे हम कैसे बात करें कि आपने कहा कि कई लोगों को ये भ्रम है कि हमारी आमदनी उतनी नहीं है तो हम बचत कहाँ से करें। आपकी कितनी आमदनी है यह प्रश्न नहीं है, जितनी भी आपकी आमदनी, माना कि आपकी आमदनी 10,000 रुपये महीना है, तो आमदनी का 60% हिस्सा आपको अपने घरेलू खर्च के लिए रखना चाहिए और 40% हिस्सा आपको विभिन्न जगह निवेशित करना चाहिए। और ऐसा करने से आप कभी भी वित्तीय अव्यवस्थाओं से आप और आपका परिवार कभी भी नहीं गुजरेगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप कहते हैं कि किसी की आय यदि 10,000 रुपये है तो उसमें से उसको 60% अपने घरेलू खर्चों में देना चाहिए, बाकी 40% को इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ मैडम, इसमें मेरा और एक चीज़ जोड़ूंगा। जब किसी व्यक्ति की शुरुआत होती है तो उसको आय होती है, उससे खर्च होते हैं, पर उसकी जिम्मेदारियां उस समय कम होती हैं क्योंकि वो अविवाहित होता है। उस समय उसका प्रतिशत अलग है। जब जैसे ही उसको जॉब मिलता है या कोई रोजगार करता है, कारोबार करते हैं, उस समय आय का 20% खर्च करना चाहिए और 80% बचाना चाहिए। जब वो विवाहित हो जाता है तब उसको 70% खर्च बचत करना चाहिए और 30% खर्च करना चाहिए। जब वह विवाहित हो जाने के पश्चात एक बच्चे का माँ बाप बन जाता है तो उसको 60% बचत करना चाहिए, 40% खर्च करना चाहिए। और धीमे धीमे उसकी उम्र भी बढ़ती है और दूसरा बच्चे का जब वो माता पिता हो जाता है तो उसको
40% बचत करना चाहिए, 60% खर्च करना चाहिए। अब 40% से 80% जो पिछले 15 साल, माना कि कोई 24 साल की उम्र में कमाना चालू करता है और जब वो 2 बच्चों का माता पिता बनता है तब तक उसकी आयु लगभग 38 साल के 40 साल के आसपास हो जाती है और उनका पहला बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती, खर्च भी बढ़ जाता है। तो जो पिछला 15 साल में उन्होंने अधिक बचत के रूप में अपना पैसा निवेशित किया, उसका जो कंपाउंडिंग का असर मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा लोग करने से अभी चूक रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमने जो एक्सपर्ट बुलाए हैं वो ये सिखाना या बताना चाह रहे हैं कि यदि आप जितना भी कमाते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा आप घर में खर्च करें और एक उसमें से कुछ प्रतिशत, अगर हम बात कर रहे हैं 10,000, मिनिमम 10,000 का एग्जाम्पल लेंगे तो 10,000 में से 60% आप घर में खर्च करें, 40% आप बचाएं। और उन्होंने, हमारे एक्सपर्ट ने आज ये भी बताया कि यदि आप अविवाहित हैं, नव युवक हैं, नव युवती हैं, तो आप जो भी कमाते हैं उसमें से भी आपको 80% आपको बचाना है, 20% आपको खुद पर खर्च करना है। यदि आपकी शादी हो जाती है तो भी एक रेशो है बचत का और खर्चों का। यदि आप शादी के बाद माँ बाप बन जाते हैं उसके बाद भी आपको बचत का एक रेशो हमारे एक्सपर्ट ने आज बताया। और ऐसे करके आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज तो कर ही रहे हैं, साथ में आने वाली जो अनावश्यक खर्चे हैं, आपदाएं हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। उस वक्त आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वित्तीय क्षेत्र में, उसके मापदंड क्या हैं? देखिए, मैंने आपको अभी शुरुआती तौर पर मैडम बताया कि व्यक्ति को जब से आय चाल प्रारंभ होती है तभी से उसको अपनी बचत प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रायः लोग 25 साल की उम्र से एक औसतन 28 से 25 साल की उम्र से कमाना प्रारंभ कर देते हैं। लोग गलती करते हैं कि शुरुआती तौर पर बचत नहीं करते। मैंने कई लोग अपने देखे हैं अपने अनुभव में कि लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं, जब उनकी उम्र 60 साल पार हो चुकी होती है, तब मुझसे कहते हैं कि कोई मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग बताइए। अगर आप इमीडिएट कोई चीज़ का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न्स चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देगा, परंतु जितनी अवधि होगी, जितनी लंबी अवधि होगी, उसमें उतने रिटर्न्स ज़्यादा बनेंगे, लागत कम आएगी। तो तात्पर्य यह है कि शुरुआती तौर पर जिस दिन से व्यक्ति कमाना चालू करता है उसी दिन से व्यक्ति को बचत प्रारंभ कर देना चाहिए। और बचत के साथ साथ जो आपके गोल हैं, माना कि आपका एक गोल है कि मैं उम्र 60 साल में रिटायर्ड हो जाऊंगा और उस समय मुझे अपने जीवन यापन के लिए अमुक राशि चाहिए, तो उस राशि का, देखिए, जब कोई अल्बर्ट आइंस्टीन जी का सिद्धांत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कि किसी इंस्ट्रूमेंट में 12% ब्याज दर मिलती है तो वो पैसा 5 साल में डबल हो जाता है, 10 साल में 4 गुना होता है, 15 साल में 16 गुना होता है और 30 साल में 64 टाइम्स 64 गुना होता है। तो आज आप यदि 30 वर्ष की उम्र में हैं और 1 रुपये निवेशित कर रहे हैं तो 30 से 60 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगे तो 64 रुपये का रिटर्न 1 रुपये के बदले में मिलेगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर जब आपकी उम्र 55 साल है और आप 1 रुपये निवेश करेंगे तो वो मात्र 2 रुपये के निवेशित राशि आपको मिल पाएगी और वहाँ रिस्क भी होगी। लंबी अवधि में हमारी रिस्क कम, रिटर्न्स ज़्यादा, लागत कम। ठीक है। हम आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जब हेल्थ की बात आती है। सारे खर्चे तो आदमी मैनेज कर ही लेता है, पर यदि बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर उन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जमा पूंजी तो जाती ही जाती है, उसके बाद उधार भी लेना पड़ता है। तो ऐसे में इंसान क्या करे? देखिए मैडम, व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस अपने मासिक आय का 6 से 10 गुना प्रीमियम की लागत में निवेश करना चाहिए। प्रीमियम की लागत? माना कि किसी की आय 10,000 रुपये है तो उसको कितने रुपए का प्रावधान कर देना चाहिए? 60,000 से लेके 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान करना चाहिए सम एश्योर्ड के रूप में। लाइफ कवर के रूप में मासिक आय का 200 गुना
बीमा धन जिसे बोलते हैं, रिस्क कवर बोलते हैं, वो उसका प्रावधान करना चाहिए। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आप इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ना इंश्योरेंस है, ना इन्वेस्टमेंट का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारा ETF गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, ये इन्वेस्टमेंट है। हमको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सर, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ शेयर मार्केट या इधर उधर इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड जैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारा पोर्टफोलियो जिसे हम कहते हैं, पूरा निवेश का एक पिंजरा, उसमें गोल्ड का भी 10 से 15% का प्रतिशत निवेश होना चाहिए। माना कि आपकी 100 रुपये की निवेशित राशि है, उस 100 रुपये की निवेशित राशि में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक हमें ETF गोल्ड के रूप में, ETF गोल्ड में क्यों कहूँगा कि जो फिजिकल गोल्ड होगा, उस गोल्ड से हमारी इमोशंस, भावनाएं जुड़ जाती हैं और समय पर हम उसको विक्रय नहीं कर पाते, सही इसलिए ETF गोल्ड हमारे को निवेश करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल रहा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को हमको मासिक आय का 6 से 10 गुना हमको प्रावधान करना चाहिए। लाइफ कवर को हमको 200 गुना मासिक आय का या वार्षिक आय का 17 से 18 गुना कवर करना चाहिए। हमें FDR या सेविंग्स या लिक्विड फंड्स में हमें मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम का निवेश करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेके, अगर बच्चे हैं तो उनके चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए मंथली इनकम का 6 टाइम्स पर चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के लिए हमें निवेश करना चाहिए। दर्शकों, हम जैसे कि बता रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय सलाहकार प्रदीप रावत जी से, और ये भी जान रहे हैं कि यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप माता पिता हैं तो आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों के हेल्थ के लिए भी इन्वेस्ट करना है, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको अलग से पैसा निकाल के रखना है। ये सारा मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं करता है आज के ज़माने में, अगर आपने ये चीज़ें नहीं नोटिस करी हैं तो फिर पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, और इसी बजट गड़बड़ाने के बाद ही पैसों की शॉर्टेज होती है, घरों में होती है, चाहे वो कोई संस्था हो वहाँ होती है। मैनेजमेंट का गुर सीखने के लिए हमें किसी की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रदीप रावत जी को। प्रदीप जी, जैसे उतार चढ़ाव तो मार्केट में भी आता है, तो व्यक्तिगत जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके लिए कितना मेंटली प्रिपेयर आदमी नहीं है। तो ऐसे में जागरूक करने के लिए क्या किया जाए? आज एकदम से आपदा आ जाती है तो आदमी फिर इधर उधर भागने लगता है कि अब क्या करें, बैंक से उधार लें, किसी मित्र से उधार लें। उससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या सलाह देंगे कि आप कहाँ जाएं? मैडम, अभी आपकी बात का चर्चा में मैं उत्तर दे चुका हूँ, फिर से मैं दोहराता हूँ। व्यक्ति को अचानक आने वाले खर्च का मतलब ही यही हुआ कि कोई वित्तीय आपदा आ जाए, कभी हमारे पास अचानक मेहमान चले आए, हमारा जॉब छूट जाए, तो ऐसी अवस्था में उसका क्या प्रावधान होना चाहिए? मासिक आय का 6 गुना, मासिक आय का 6 गुना हमको उस प्रावधान को रखना चाहिए कि हम जिसे बोलते हैं अचानक आने वाले खर्चे। रहा सवाल आपका कि हमें किन किन जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपकी जो महंगाई दर चलती है, उस महंगाई दर से अधिक का जो रिटर्न देता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर आपकी महंगाई दर जो चल रही है उससे कम प्रतिशत का अगर आपको रिटर्न्स मिल रहा है, तो आपकी जो परचेज प्राइस है, जो आप चीज़ खरीद सकते हैं, वो वैल्यू कम कर रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है आपके कैपिटल का। तो हमको इस सूझबूझ के साथ अपना निवेश करना चाहिए जहां पर महंगाई दर से इन्फ्लेशन को जो बीट कर देता हो और उससे अधिक का रिटर्न देता हो। ये उसकी सूझबूझ के होने की तरीका। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक आम आदमी को ये सभी जानकारी लेने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? आम आदमी को यह जानकारी लेने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से, जिसके पास काफ़ी समय का अनुभव हो, उनके माध्यम से ही निवेश करना चाहिए। लोग आप चैनल के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐप्स हैं, उनके माध्यम से निवेश करते हैं, परंतु वो कभी ना कभी गलती कर देते हैं और धोखे में जाकर वो रिटर्न जो किसी सलाहकार के माध्यम से एक मेंटेन किया जा सकता था, उससे भी नीचे हो जाता है और वो धोखे में आ जाते हैं। क्योंकि
एक व्यक्ति अपने एक काम का एक्सपर्ट होता है। व्यक्ति जो काम करता है उसका चतुर होता है, उसका निपुण होता है, उसका कुशल होता है। परंतु वो व्यक्ति कि हम निवेश भी करेंगे, हम जॉब भी करेंगे, हम निवेश भी करेंगे, हम व्यवसाय भी करेंगे, सभी चीज़ों में वो अपेक्षित रिटर्न जो आपका सलाहकार दे सकता है वो खुद नहीं ला सकता। देखिए, कभी कभी बिरले अपवाद हैं कि किसी का रिटर्न बन जाता है, वो लॉटरी टाइप की बात हो गई। परंतु व्यवस्था और वास्तविकता में आपको किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, किसी अनुभवी सलाहकार के माध्यम से ही आपको अपना निवेश करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहिए। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण कि अगर हम बात करें वित्तीय की, मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपका जो अनुभव है, इतना लंबा अनुभव जीवन का, जो कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय वित्तीय मैनेजमेंट में निकाला है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो वित्तीय मैनेजमेंट को भलीभांति समझते हैं और इसकी सलाह लेते हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो ये इस पूरे मैनेजमेंट से बहुत कोसों दूर है, अभी तक उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस तरह की सलाह भी लेनी चाहिए? देखिए, अभी जो ताज़ा सर्वे हुआ, उनके आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की 80% जनता अभी जागरूक वित्तीय प्रबंधन के मामले में नहीं हुई है। कितनी प्रतिशत सर? 80% जी। अभी हमारे 20% लोग ही हैं जो कि जागरूक हैं, समय पर अपना वित्तीय प्रबंधन करते हैं, एक्सपर्ट्स के माध्यम से राय लेते हैं, चाहे उसमें युवा हो या मिडिल एज हो या वृद्ध हो। युवाओं में तो थोड़ी जागृति आई है, परंतु वो अभी भी बिना वित्तीय सलाहकार के रूप में वो अपनी खुद की समझ से इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं। परंतु अभी औसतन हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके 80% लोग इन वित्तीय अनुभवों से या वित्तीय जानकारियों से बहुत दूर हैं। और अभी हमको बहुत काम करना है इस क्षेत्र में, अपने देश की जनता के लिए, अपने देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। हम आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत जनता इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जागरूक है? मैडम, मैं आपको पहले ही पूर्व में उत्तर दे चुका हूं कि हमारे 20% लोग ही हमारी कुल जनसंख्या के हमारे देश में जागरूक हैं। और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए मैं स्वयं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका मैं पूरे देश का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का भोपाल का प्रेसिडेंट भी हूं, और अपने लोगों को जोड़ के जागरूक करके हमारा पूरा यही उद्देश्य है कि हमारे देश की अधिक से अधिक जनसंख्या वित्तीय रूप से समृद्ध हो। ये हमारा नारा है। बहुत शुक्रिया सर, आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज हमने अपने स्टूडियो में वित्तीय सलाहकार प्रदीप रावत जी को आमंत्रित किया था, और हम ज़रूर आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जो प्रश्न और जो उत्तर आपने सुने और जिस तरह से वित्तीय मैनेजमेंट वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी आपको मिली है, वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 80%, 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो अभी भी वित्तीय सलाह नहीं लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ 20% लोग, जिसमें सभी आते हैं, युवा, महिला, वृद्ध, मिडिल एज, सभी, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है कि वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। पर 80%, एक बड़ा भाग, जो कि अभी अवेयर ही नहीं है कि वित्तीय सलाह कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो लाइफ में यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में यदि किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उस समाधान के लिए आपको सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हेल्थ भी आता है, पढ़ाई लिखाई खर्चे, अनावश्यक खर्चे, घूमना फिरना, सारी चीज़ें इंक्लूड है। उसका इस पूरा एक मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, और उसको सीखने के लिए आपको एक वित्तीय सलाहकार के पास जाना होगा, जिससे कि आपको हर चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट वो आपको बना के देंगे कि इतना खर्चा आपको करना है, इतनी सेविंग आपको करनी है। तो इस कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य था कि आज हमारे पास साथ में जो एक्सपर्ट थे, उनसे आप ये जानें कि वित्तीय सलाहकारी कितने ज़रूरी है समाज के लिए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है सभी की लाइफ को मैनेज करने के लिए। तो हमारा कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और ऐसे ही किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।